नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन एंड स्वागत है आपका डिफ्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी एकेडमी में। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन के कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में, जो कि है सॉक, जिसको एसओसी बोलते हैं, पेन टेस्टिंग एंड बग बाउंटी। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल कंपैरिजन करेंगे, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, इनमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको समझेंगे, क्या सैलरी है, क्या ग्रोथ रहेगी उनको समझेंगे, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा करियर किस में होना चाहिए एज अ फ्रेशर। अगर आप कम्प्लीटली फ्रेशर हो या फिर बिगनर हो, अगर आपने अभी स्कूल आपका ओवर हुआ है या फिर अभी आपका कॉलेज ओवर हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट्स ले लेते हैं साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ के बारे में, क्योंकि साइबर जगत के अगर हम लोग बंदे हैं तो हमें साइबर सिक्योरिटी के अपडेट्स होना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, क्योंकि फीफा के नाम पे बहुत सारे फेक डोमेन्स रजिस्टर हुए हैं, और वो जो फेक डोमेन्स रजिस्टर्ड हुए हैं फीफा से सिमिलर, वो सारे के सारे फेक डोमेन्स किसी फिशिंग कैंपेन का पार्ट हो सकते हैं, तो उससे बच के रहें। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है साइबर सिक्योरिटी में, वो है क्लस्टर OP512 को लेके। ये एक टाइप का थ्रेट है जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने आइडेंटिफाई किया है। एंड इस थ्रेट की खास बात ये है कि ये जो थ्रेट है OP512, जो कि ओपोनेंट 512 है, ये जो थ्रेट है ये माइक्रोसॉफ्ट के IIS सर्वर को टारगेट करता है एंड वहाँ पे वेब शेल फ्रेमवर्क को डिप्लॉय करने का ट्राई करता है। अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप रेफर कर सकते हो द हैकर न्यूज़ के बारे में। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यार SOC सॉक होता क्या है। तो सॉक की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो सॉक को आप कुछ ऐसे समझो कि सॉक क्या होता है कि एक टीम होती है, कंप्लीट टीम होती है किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो जो टीम होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट नेटवर्क को मॉनिटर करती है, ध्यान रखती है कि कोई उस कंपनी में अटैक तो नहीं कर रहा है ना, साइबर अटैक तो नहीं कर रहा है, कोई कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने का तो ट्राई नहीं कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का तो ट्राई नहीं कर रहा है। तो एसओसी जो ये टीम है, सॉक टीम है, ये उसको आइडेंटिफाई करती है। अभी आइडेंटिफाई करती कैसे है, ये इनके रोल्स क्या होता है उनको हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट हाँ, आप ये समझो कि जो सॉक टीम्स होती है ये मॉनिटर करती है नेटवर्क को, एंड पॉइंट्स को मॉनिटर करती है, एप्लीकेशंस को मॉनिटर करती है 2400 घंटे, दिन में भी रात में भी। तो इनका काम कभी नहीं रुकता, 24/7 सॉक वर्किंग में रहती है। अब आपको इसकी डिमांड समझ में आ रही होगी कि इसकी कितनी डिमांड है। आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या होता है। हम इसमें डिटेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं लॉग्स को, सिस्टम को, और जो भी थ्रेट है या फिर जो भी खतरा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम लोग मिटिगेट करने का ट्राई करते हैं। और इस सब कुछ करने से हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी पॉस्चर हम लोग इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। ये सारा काम है सॉक टीम का। अब इनको एक बार रोल्स को हम लोग थोड़े डिटेल में आइडेंटिफाई करते हैं कि मतलब किस टीम का या फिर क्या मेंबर का क्या रोल होता है। एंड अगर आप सॉक टीम ज्वाइन करते हो तो आपका क्या रोल रहने वाला है, उस चीज़ को एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें रूल्स की, तो सॉक के अंदर मेजरली 3 तरीके के रूल्स आते हैं, जिसको अपन L1, L2 और L3 भी बोलते हैं, या फिर Tier 1, Tier 2 और Tier 3 भी बोलते हैं। तो जो सॉक L1 है या फिर सॉक Tier 1 है, इनका जो काम होता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऐसे समझो कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उन डिवाइसेस को, उन कंप्यूटर्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है। और मॉनिटर करते टाइम अगर कोई अटैकर समझो उस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करना चाह रहा है या फिर उस टाइम पे उसके नेटवर्क पे अटैक करता है, तो जो सॉक की जो L1 टीम है, सॉक L1 जो टीम है, उसमें जो मेंबर्स हैं, जिनको हम जूनियर सॉक एनालिस्ट भी बोलते हैं, ये लोग सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। पता लगाते हैं कि कौन से IP एड्रेस से अटैक हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, क्या चीज़ वो एक्सेस करना चाह रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, ये चीज़ पता लगाने का ट्राई करते हैं। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होती है, और ट्रायज करने का ट्राई करते हैं। ट्रायज करने का मतलब वैलिडेट करने का ट्राई करते हैं कि अटैक हो भी रहा है या अटैक नहीं हो रहा है, और कौन सा IP मलिशियस IP है, और ये सब जो होता है लॉग्स को एनालाइज करके पता चलता है। तो लॉग्स को आप ऐसे समझो कि कोई भी जैसे हमारी हिस्ट्री होती है, हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं, उस तरीके से लॉग्स होते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उन एक्टिविटी कुछ फुटप्रिंट्स जनरेट होते हैं, जिनको हम लोग लॉग्स बोलते हैं। तो उनको रीड करके पता लगता है कि कोई भी पर्सन वो क्या चीज़ एक्सेस करना चाह रहा है, तो उन लॉग्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, फिर इसके बाद काम आता है सॉक L2 का, जिसको हम Tier 2 भी बोलते हैं। तो ये लोग और ज़्यादा सीनियर्स होते हैं सॉक L1 टीम से, एंड ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं।
तो इन लोगों का काम होता है बेसिकली डीप इन्वेस्टिगेट करना। जो भी सॉक L1 टीम ने इन्वेस्टिगेट किया है तो वो जो भी थ्रेट्स को पता लगाते हैं तो उनको और डीपली स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और कॉज फाइंड आउट करते हैं कि जो अटैक हुआ है वो किस रीज़न के वजह से अटैक हुआ है, और अटैक की जो टेक्निक्स है और टैक्टिक्स है उसको प्लान, उसको मैप करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं ताकि हम किसी भी अटैक को रोक पाएँ। अब देखो, अब ये चीज़ आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है सुनने में कि अटैक हो रहा है ना, मतलब टेक्निक्स है, टैक्टिक्स है, बट ये एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो उसके अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्ड भी होता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्ड का मतलब कोई भी, इसको ऐसे समझो, कोई भी अटैक हो रहा है तो अटैक होने के टाइम पे क्या क्या हमें रिस्पॉन्स लेना चाहिए, है ना, तो उसको इंसिडेंट रिस्पॉन्स हम समझते हैं कि जो भी अटैक होता है, अटैक होने के टाइम पे उस अटैक को कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। सो उन स्टेप्स को हम इंसिडेंट रिस्पॉन्ड में काउंट करते हैं। तो ये भी सॉक L2 का काम होता है। देन हमारे पास आता है सॉक L3, जिसको लेवल 3 या टियर 3 भी बोलते हैं। तो ये लोग सॉक टीम के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि प्रोएक्टिवली थ्रेट्स को हंट करने का ट्राई करते हैं। थ्रेट हंट करने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझो कि कोई जो थ्रेट या फिर कोई खतरा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी हमें नहीं पता है, हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं ताकि वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाए या कंपनी को कुछ फाइनेंशियली डैमेज पहुंचाए, है ना, तो रेपुटेटेडली डैमेज पहुंचाए, उससे पहले हम उस थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके और अपने कंपनी के नेटवर्क को सिक्योर करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पीपल इसमें मेंबर्स होते हैं इस टीम के, एंड ये ओवरऑल सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं और सबको लीड करते हैं। तो सॉक L3 जो है वो L1 L2 को भी कंट्रोल करती है और इनके बहुत सीनियर होते हैं। एंड अगर अब आप एक बिगनर हो तो फिर सॉक L1 जो रोल है वो बिगनर फ्रेंडली है। तो सॉक L1 अगर आप लोग सॉक टीम ज्वाइन करते हो तो आप डायरेक्टली सॉक L3 L2 ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको पहले सॉक टीम या फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में L1 रोल से ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आप L1 रोल के लिए पढ़ो, सॉक के लिए पढ़ो एंड एज अ फ्रेशर आप लोग जॉब साइबर सिक्योरिटी में गेन करो, तो ये सब पढ़ने के रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे? देखो, ये सारे के सारे रिसोर्सेज एकदम डिटेल में और एकदम फ्रेशर के लिए बिल्कुल जॉब रेडी जो कोर्स है हमारे चैनल पे कम्प्लीटली फ्रीली अवेलेबल है। तो आप डिफ्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी अकेडमी को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे कम्प्लीटली 50+ आवर्स से ज़्यादा का कोर्स फ्रीली अवेलेबल है जिसको आप लोग चेक कर सकते हो और अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हो सॉक रोल के अंदर। ऑलराइट, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या नेसेसरी स्किल्स हैं जो कि हम लोग अपने कोर्स में भी हमने कवर करवाई है एंड आप लोगों को कवर करनी है, या फिर जो सॉक टीम वाले होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है सॉक ज्वाइन करने के लिए, तो उनको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए उन पर एक बार हम नज़र डालते हैं। बात करें स्किल्स रिक्वायर्ड की, तो जो सॉक टीम है उसको नेटवर्क की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क फंडामेंटल के बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से पोर्ट्स, कौन से प्रोटोकॉल्स किस चीज़ के लिए यूज़ करे जाते हैं, लाइक 3-वे हैंड शेकिंग क्या होती है, IP एड्रेसिंग क्या होती है, एंड आपको नेटवर्क सब नेटिंग के बारे में अच्छा पता होना चाहिए कि तभी आप नेटवर्क को समझ पाओगे, क्योंकि जो सॉक है वो कम्प्लीटली नेटवर्क मॉनिटरेशन पे बेस्ड है। सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लिनक्स, आपको अच्छा आना चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए लिनक्स पे, एंड विंडोज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सॉक रोल के। थर्ड इसमें है कि सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड लॉग एनालिसिस। तो लॉग एनालिसिस का वही मैंने आपको समझाया, लॉग्स वही होते हैं जो कि हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं, हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उनको एनालाइज करते हैं। लॉग्स को रीड करना आना चाहिए, लॉग्स को पढ़ना आना चाहिए कि क्या लॉग्स को समझते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी लॉग्स बहुत सारे जो जनरेट हुए हैं उनमें से मलिशियस कौन से हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हम किसी भी अटैक का पता लगा सकते हैं। अगर हम लॉग्स रीड ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी अगर सिक्योरिटी टीम लॉग्स को रीड करने में, मॉनिटर करने में फेल हो जाती है तो अटैक होता रहता है और अटैक का पता नहीं चलता है। एंड नेक्स्ट जो है वो है सिम टूल्स। सिम टूल्स होते हैं सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल्स। ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस से एंड डिफरेंट जगह से लॉग्स को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक डैशबोर्ड पे रिपोर्ट देते हैं जिस पे आप चीज़ों को एनालाइज करके और रिपोर्ट जनरेट करते हो। तो ये टूल्स का एग्जांपल है जैसे कि IBM QRadar एंड Splunk टूल। तो इस तरह के टूल सीखते हैं हम लोग सॉक L1 रोल के लिए एंड L2 रोल्स के लिए भी। एंड लास्ट जो है वो है अटैक फ्रेमवर्क्स। देखो, अटैक फ्रेमवर्क्स ऐसा होता है कि कोई भी अटैक हो रहा होता है वो अटैक एक प्लानिंग से होता है, रैंडमली कुछ भी नहीं होता किसी भी अटैक में। तो उन अटैक्स को प्लान, कैसे उसको प्लान करा गया है उसको समझना। तो ये जो अटैक फ्रेमवर्क होते हैं, ये जो अटैक कर रहा है हैकर उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो डिफेंस कर रहा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
ताकि जो डिफेंस कर रहा है वो मैप कर पाए कि अटैकर करना क्या चाह रहा है। तो इसलिए अटैक फ्रेमवर्क को पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जांपल है जैसे माइटर अटैक फ्रेमवर्क, जो कि बहुत फेमस है। एंड आगे आने वाली वीडियो में हम लोग माइटर अटैक फ्रेमवर्क को भी पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे, सीखेंगे इसके बारे में, और हम इसके अंदर बहुत सारे अटैक्स को मैप करना देखेंगे। तो बने रहिएगा चैनल पे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारे पेन टेस्टिंग रोल के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, पेन टेस्टिंग रोल होता क्या है, एंड रेड टीमिंग और पेन टेस्टिंग क्या सेम है या डिफरेंट है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखो, पेन टेस्टिंग एक ऐसा तरीका होता है, ये भी सिस्टम को डिफेंस करने का ही तरीका होता है, बट ऑफेंसिव वे से। मतलब सॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर को, नेटवर्क्स को मॉनिटर कर रहे थे और सिस्टम को डिफेंड कर रहे थे। बट जो पेन टेस्टिंग है वो उससे बहुत डिफरेंट है। इसके अंदर हम किसी भी नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करते हैं, एप्लीकेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बोले तो हैक करने का ट्राई करते हैं, ब्रेक करने का ट्राई करते हैं, जैसे हैकर करता है, बट लीगली एंड एथिकली हम इसको हैक करते हैं। और हैक करने के बाद इसमें जो जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं या जो भी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बना के सिक्योरिटी टीम को बताते हैं। तो सिक्योरिटी टीम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है और बाद में उसको पैच करती है। तो बेसिकली पेन टेस्टिंग क्या करता है कि हैकर जैसे जो एक्टिविटीज़ करता है वही स्टेप्स पेन टेस्टिंग के अंदर फॉलो होते हैं और किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ट्राई करा जाता है। एंड रेड टीमिंग इससे थोड़ा डिफरेंट होता है। रेड टीमिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अटैकर ने कैसे अटैक हुआ है ना, डिफरेंट अटैकर ग्रुप्स जो एडवर्सरीज होती है या फिर अटैकर ग्रुप्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, उन्होंने कैसे अटैक करे हैं अभी तक। तो उन अटैक्स को हम लोग मैप करते हैं, उनकी टेक्निक्स को देखते हैं, उनके टैक्टिक्स को देखते हैं और प्रोसीजर को देखते हैं। TTPs बोलते हैं जिनको, इनको हम लोग देखते हैं और हम इनको प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। और वहीं ब्लू टीम का काम होता है कि जब रेड टीमिंग अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होती है या फिर जो एग्जैक्ट जो अटैक हुआ है रियल वर्ल्ड में उसको एकदम सिमुलेट करने का अपने नेटवर्क में ट्राई करती है। तो ब्लू टीम का काम होता है उसको पता लगाने का क्या कोई मलिशियस अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड रेड टीमिंग जो ओरिजिनल अटैक्स हैं उनको ट्राई करने का ट्राई करती है एकदम सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में। ऑलराइट, थोड़े डिटेल में देखते हैं कि पेन टेस्टिंग के अंदर भी मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं। तो क्या क्या टाइप्स हैं उनको एक बार समझते हैं। हमारे पास इसमें मेजरली 4 टाइप्स आते हैं। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, जिसके अंदर हम वेबसाइट से रिलेटेड पेन टेस्ट करते हैं। वेबसाइट के अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है उसको फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज़, SQL इंजेक्शंस हो गए, नो SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज़ होगी, या फिर बहुत कॉमन बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटीज़ होगी जिनमें हम लोग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को टेस्ट करते हैं, डायनेमिकली भी टेस्ट करते हैं एंड स्टैटिक भी टेस्टिंग करते हैं। तो वेबसाइट पेन टेस्टिंग के अंदर हम ओवरऑल वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करते हैं। सेम हमारे पास है नेटवर्क पेन टेस्टिंग, जिसके अंदर हम लोग नेटवर्क को पेन टेस्ट करते हैं, पता लगाते हैं कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्विसेज हैं जो कि नेटवर्क में रन हो रही है, या फिर बाईपास करते हैं नेटवर्क के सिक्योरिटी को, जो भी हमने सिक्योरिटी के लिए डिवाइसेस यूज़ कर रखे हैं, आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क यूज़ कर रखा है, उन सबको बाईपास करने का ट्राई करते हैं नेटवर्क पेन टेस्टिंग में। फिर हमारे पास आता है मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। जो भी हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन होती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन जो भी हम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, तो उनके अंदर हम वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है नेटवर्क पेन टेस्टिंग एंड वेब पेन टेस्टिंग से। वेब पेन टेस्टिंग और नेटवर्क से हम इसके अंदर, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर हम लोग पेन टेस्ट करते हैं और उसको सिक्योर करने का ट्राई करते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास क्लाउड पेन टेस्टिंग। तो क्लाउड पेन टेस्टिंग के अंदर हम लोग कंप्लीट जो क्लाउड एनवायरनमेंट है हमारा, कि हर एक कंपनी आजकल डेटा अपने फिजिकल हार्डवेयर में स्टोर नहीं करती है, बहुत सारी कंपनी क्लाउड पे स्टोर करती है अपने मैक्सिमम डेटा को, ताकि इफ़िशिएंटली वर्क कर पाए और एक्सपेंड कर पाए। तो जो भी उनका क्लाउड इन्वायरमेंट होता है उनको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि उसके अंदर जो IAM पॉलिसीज़ है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पॉलिसी, मतलब इसको ऐसे समझो कि कोई बंदा क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसको जितने एक्सेस की ज़रूरत है उसको उतना एक्सेस देते हैं। और हम लोग कोई S3 बकेट जैसे एक स्टोरेज के लिए यूज़ करी जाती है, वो पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं है, उसके अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है। तो क्लाउड इन्वायरमेंट में हम लोग पेन टेस्टिंग करते हैं क्लाउड पेन टेस्टिंग के अंदर। तो ये सभी थोड़े एडवांस टॉपिक्स है। अगर आप इनको भी पढ़ना चाहते हो, अगेन हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, वो भी एकदम हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। आप लोग जाके बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। ऑल राइट, सो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग रेड टीमिंग के बारे में, कि रेड टीमिंग मैंने बताया कि पेन टेस्टिंग से थोड़ा अलग है। जो रेड टीमिंग है वो पेन टेस्टिंग से एक एडवांस लेवल है। रेड टीमिंग जो है पेन टेस्टिंग आप एक ऐसे समझ लो कि इंटरमीडिएट लेवल है
एंड रेड टीमिंग है वो एडवांस लेवल है, क्योंकि रेड टीमिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए होती है। तो पेन टेस्टिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रेड टीमिंग, बट रेड टीमिंग इज़ वेरी वास्ट, क्योंकि ये महीनों महीनों तक चलता है। रेड टीमिंग 3-4 महीने तक रेड टीमिंग के प्रोसेसेस होते हैं। एंड पेन टेस्टिंग जो होता है वो एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर किसी भी नेटवर्क को या वेब एप्लीकेशन को पेन टेस्ट करा जाता है। बट वहाँ पे रेड टीमिंग जो होता है महीनों के प्रोसेस होते हैं, और इसके अंदर का बहुत बड़ा स्कोप होता है, बहुत वास्ट स्कोप होता है रेड टीमिंग के अंदर। तो रेड टीमिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग रिकॉनिसेंस स्टार्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है ना, उनको गैदर करते हैं। फिर हम उसके बाद रिसोर्स डेवलप करते हैं। जो भी हमें मान लो फिशिंग करनी है, फिशिंग बहुत कॉमन होता है रेड टीमिंग के अंदर, तो फिशिंग की अगर अच्छी नॉलेज गेन करनी होती है कि कैसे किसी को एम्प्लॉयज़ को, जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रिक करे फिशिंग करने के लिए। फिर इनिशियल एक्सेस लेते हैं सिस्टम का। इनिशियल एक्सेस लेने के बाद हम लोग उसमें अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हैकर होता है वो C2 सर्वर बनाता है, उसके मदद से कमांड एग्जीक्यूट करता है। कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद उसमें आगे प्रिविलेजेस गेन किए जाते हैं, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिर लेटरल मूवमेंट करी जाती है। सपोज करो आपने एक सिस्टम हैक कर लिया किसी भी कंपनी में, तो उस एक सिस्टम से बाकी सारे सिस्टम्स के तरफ बढ़ा जाता है और अपने प्रिविलेजेस को बढ़ाया जाता है। देन हम उससे फिर जो भी डेटा है हमें ब्रीच करना है ना, स्टील करना है, वो हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद एक्सेस बना के रखते हैं, परसिस्टेंट एक्सेस जिसको मेंटेनिंग एक्सेस बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने जो भी हमने एक्टिविटी करी है और हमारी ब्लू टीम ट्रैक ना कर पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी फुटप्रिंट्स हैं उनको क्लियर करते हैं और लास्ट में एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करते हैं। और उस रिपोर्ट में ये बताते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो कहाँ कहाँ पे वीक है, मिसकन्फिगर्ड है, ब्लू टीम को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके के ऑपरेशंस जो होते हैं, बहुत एडवांस ऑपरेशंस होते हैं, वो रेड टीमिंग के अंदर करे जाते हैं। तो आई होप आपको ब्लू टीमिंग एंड रेड टीमिंग तो क्लियर हो गया होगा। ब्लू टीमिंग मतलब सॉक क्लियर हो गया होगा, एंड पेन टेस्टिंग एंड रेड टीमिंग के बीच में डिफरेंस। तो पेन टेस्टिंग हो गया वो एक बिगिनर तो नहीं, बट हाँ अगर आपको अच्छी स्किल्स है तो आप के लिए वो एक फ्रेशर लेवल पे जॉब क्रिएट कर सकता है। बट रेड टीमिंग नीड्स अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। रेड टीमिंग अगर आपको मेंबर बनना है या फिर रेड टीमिंग एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। ये मैं आपको ट्रूली बताऊं तो ये एक फ्रेशर के लिए रोल नहीं है रेड टीमिंग। रेड टीमिंग एक एडवांस रोल है। बट पेन टेस्टिंग अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आप लोग उस पर इम्प्रूव करते हो, तो पेन टेस्टिंग एक VAPT जिसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उस जॉब रोल से आपको जॉब मिल सकती है एट फ्रेशर लेवल। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अब हम पेन टेस्टिंग सीख रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो उसके अंदर हमें सेम नेटवर्क के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, नेटवर्क को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लिनक्स हमें बहुत बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए, विंडोज़ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हमें। फिर वेब के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि कोई भी वेबसाइट हो कैसे वर्क करती है, वेब के सर्वर्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट जाती है, कैसे रिस्पॉन्स आती है, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग टूल्स को यूज़ करना सीखते हैं, जैसे बर्ब सूट टूल है, बर्ब सूट रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, और फिर उसके बाद जाके हम लोग उसमें रिक्वेस्ट में मॉडिफिकेशन करके वेबसाइट को किसी भी उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई करते हैं। सेम हमारे पास Nmap हो गया, मेटास्प्लॉइट हो गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो डिफरेंट काम को परफॉर्म करते हैं। तो फिर हम टूल्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में हमारे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि है हैकर माइंडसेट, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होता है। हैकर माइंडसेट होना चाहिए, है ना। आपको बहुत टाइम तक समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ मैं, सब कुछ तो मतलब बहुत ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो ट्राई कर लिया बट कुछ मिल नहीं रहा है किसी भी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने का। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट चाहिए ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि हमारा बग बाउंटी। तो बग बाउंटी एकदम फ्रीडम की तरह है, इसको कोई भी कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक 10-15 साल का बच्चा भी इसको कर सकता है, इसको सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी करते हैं। तो बग बाउंटी की रियलिटी अभी थोड़ी डिफरेंट है, जो कि मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। तो बग बाउंटी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे कंपनी अपने प्रोग्राम्स को होस्ट करती है, वहाँ पे अपना स्कोप आइडेंटिफाई करती है कि हमारे ये स्कोप है, जहाँ पे आप लोग वनरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करके रिपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपकी रिपोर्ट वैलिड है और अगर आपने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया है, या फिर अगर आपकी रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट है उस पर्टिकुलर बग के लिए, तो आपको उसकी बाउंटी मिल सकती है, डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी। तो बग बाउंटी के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हैकर1 हो गया, एसवी हैक हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, बगक्राउड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस अपने
प्रोग्राम्स को होस्ट करती है बग बाउंटी के, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली फ्रीलांसिंग जैसा वर्क होता है, तो ये वैसा ही होता है, इसमें फुल फ्रीडम होती है। बट ये जितना सुनने में अच्छा है उतना अच्छा नहीं भी है अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज भी आपने आइडेंटिफाई करी है, आपने रिपोर्ट करी है, तो हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे बग्स या फिर वल्नरेबिलिटी वैलिड ना हो, और जो वैलिड हो उसमें किसी और ने पहले ही रिपोर्ट कर दिया हो, तो आपका जो वल्नरेबिलिटी जो आपने रिपोर्ट करा है वो डुप्लीकेट हो, तो इस केस के अंदर आपको बाउंटी या फिर पैसे नहीं मिलते हैं। तो इसमें ऐसा है कि पैसा बन भी सकता है, पैसा नहीं भी बन सकता है, क्योंकि ये जो पूरी फील्ड है आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल टेस्ट करने वाली है। हो सकता है महीनों तक आपका पास एक रुपए भी नहीं बने आपका, और हो सकता है कि आपने कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली 2 घंटे के अंदर ही, तो आपके $200-300 बन सकते हैं। तो बोलते हैं नॉट अ लक, इट इज़ अ प्योर स्किल गेम, एंड ये आपका बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। अब ये तो होगी, हमने तीनों चारों फील्ड्स को हमने बहुत डिटेल में देख लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम जानना है कि इनमें करियर ग्रोथ है क्या, एवरेज सैलरी क्या होती है, एंड फ्रेशर्स के लिए क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इनको करियर अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, तो हमारे पास SOC L1 के अंदर हम बात करते हैं, क्योंकि SOC के मैंने आपको 3 रोल बताए थे, L1, L2, L3, जिसमें से जो फ्रेशर्स के लिए सिर्फ SOC L1 रोल है, जो कि बिगनर फ्रेंडली एंट्री लेवल रोल है। अगर आप 6-7 महीने डेडिकेटेडली पढ़ते हो, है ना, चीज़ों को समझते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो इसके अंदर आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड रेड टीमिंग। तो इसमें क्या है कि जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बिगनर फ्रेंडली है, और एंट्री लेवल पे जॉब्स लग जाती है इजीली। एंड इसका जो एवरेज सैलरी पैकेज इंडिया में है वो है 3 लाख से 6 लाख के बीच में, सो 3 to 6 LPA के बीच में। एंड अगर आप इसमें 4-5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, देन आपकी सैलरी हो जाएगी 8 LPA to 15 LPA। ओके, अब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर के बारे में। तो पेनिट्रेशन टेस्टर VAPT हंटर या फिर VAPT इंजीनियर, इस टाइप के जॉब रोल्स आपको मिलेंगे, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ही जॉब रोल्स हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई स्किल्स चाहिए। इसमें जॉब रोल्स के अंदर मतलब ओपनिंग्स तो बहुत मिलती है, बट जो सिलेक्शंस होते हैं वो सिर्फ प्योर स्किल्ड पीपल के होते हैं, क्योंकि हर कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। टूल्स चलाने से ही सिर्फ मतलब हैकिंग या पेन टेस्टिंग नहीं होती है, इसके अंदर कोर स्किल्स चाहिए, माइंडसेट चाहिए। तो ये बिगनर फ्रेंडली जॉब है भी और जॉब नहीं भी है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो और आपकी बहुत अच्छी स्किल्स है, तब जाके आप रेड टीमिंग में या फिर पेन टेस्टिंग के अंदर प्रॉपरली जॉब गेन कर सकते हो। एंड वरना तो आई प्रेफर कि SOC से स्टार्ट करो, देन उसके बाद पेन टेस्टिंग की तरफ बढ़ो, क्योंकि इसमें आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस की कोई जॉब इसमें नहीं है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 2-3 साल की इसमें होती है। अगर आप मतलब फ्रेशर, एकदम फ्रेशर हो तो बहुत मुश्किल होगा ज्वाइन करना, बट इसकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है SOC L1 रोल से। 5 to 8 LPA इसमें होती है इनिशियल सैलरी, एंड अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा 5-6 साल का, तो 15 से 30 लाख के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। लास्ट है हमारे पास बग बाउंटी हंटर्स, जो कि एकदम फ्री है, फ्रीडम वाला है। इसके अंदर कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। इनकम जो होती है कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि आपने क्या फाइंड किया है, कंपनी ने क्या उसको वैलिडेट किया है कि नहीं किया, आपने जो रिपोर्ट या आपने जो बग फाइंड आउट किया है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या वो डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर वो डुप्लीकेट है तो शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर वो डुप्लीकेट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि आपको कुछ ना कुछ बाउंटी मिल जाए। सो इसके अंदर या तो एक्सट्रीमली हाई आपको मिल सकता है पैसा, या हो सकता है कुछ ना भी मिले काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये कम्प्लीटली अनसर्टेन है। तो जो मोस्टली बिगनर्स होते हैं या तो कुछ नहीं कमाते हैं इसमें, या तो बहुत थोड़ा वो कमा पाते हैं, क्योंकि वो वही बग्स को बार बार ट्राई करते हैं जो कि ईजिली सब लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कर चुके हैं, और वो पैच हो जाती है वल्नरेबिलिटीज़। बट जो बहुत एक्सपीरियंस हंटर्स हैं, जो प्रोफेशनल है इस चीज़ में, वो कुछ एडवांस वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, एंड उसके बाद वो अच्छा खासा इसमें पैसा बना लेते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल, हमने तीनों फील्ड्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा है। एंड अगेन, अगर आप लोग अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो साइबर सिक्योरिटी के अंदर, चाहे वो डिफेंसिव में हो, SOC के अंदर हो, या फिर VAPT पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर हो, तो आप लोग डिफ्रॉनिक साइबर सिक्योरिटी अकेडमी को चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट हमारे पास एकदम फ्रीली अवेलेबल है, सो मेक श्योर टू चेक दैट कंटेंट। एंड मैं आप लोगों को प्रेफर करता हूँ कि आप लोग 100 का कंटेंट एक बार चेक करो, 50+ आवर्स का एकदम प्रीमियम कंटेंट,
जो कि लोगों के पेड कोर्सेज में मिलता है, वो आपको लिए वो आप सभी लोगों के लिए एकदम फ्री है। सो मेक श्योर टू चेक दैट कंटेंट। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून गाइज, मिलते हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम आगे आने वाले एक्साइटिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर द सेशन एंड साइनिंग ऑफ।